नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पर लूसेंट के वर्ल्ड जियोग्राफी को शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी को। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान जो कि 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो यानी पृथ्वी, ग्रॉप्स मतलब वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी दोस्तों, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जो कि एक ग्रीक विद्वान है। इन्होंने दो शब्दों को मिलाकर बनाया था। जियो यानी पृथ्वी और अर्थ का मतलब होता है, ग्राफ का मतलब होता है वर्णन करनी, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप देने का जो श्रेय है वो यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भूगोल तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। यानी हिकेटियस जो थे उन्होंने ही सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में किया था। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं सदी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई। पहली विचारधारा थी संभववाद, यानी इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है। यानी ये संभववाद कहता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति प्रदत्त अनेक चीज़ों को अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। और इसके जो समर्थक थे वो भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास और फेब्रो थे। दूसरा था दोस्तों निश्चयवाद। निश्चयवाद कहता है कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी जो भी मनुष्य के काम होते हैं वो कौन निर्धारित करता है? पर्यावरण निर्धारित करता है। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम होती है। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है भूगोलवेत्ता रिटर रैडजेल, जो कि नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी रहे हैं, और एलन सैम्पुल और हटिंगटन। आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक भौतिक भूगोल का जनक प्लेडिनियम को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सार्वर को। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स एनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता दोस्तों मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार एस्ट्रेबो है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि भूगोल की कुछ परिभाषा है। जैसे एस्ट्रेबो ने भूगोल को किस तरह से परिभाषित किया था, तो उनका मानना था कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इस श्रृंखला में कैलेडियस टालमी क्या कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कार्ल रिटर क्या कह रहे हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा जो है कार्ल रिटर द्वारा दी गई है। अगला है आर्थर होम। आर्थर होम्स जो है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आइए अब देख लेते हैं ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। दूसरा है साम्य व्यवस्था और सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसको
थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी देते हैं। दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को एब जॉर्ज लेमिंदर देते हैं। अगला है दोलन सिद्धांत यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जिसको डॉक्टर एलन संडेजा देते हैं। और स्फीति सिद्धांत यानी इन्फ्लामेशनरी थ्योरी को जो है ऑलन गुथ के द्वारा दी गई है। दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना गया है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज मेंतेर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अत्यंत था। यानी महाविस्फोट सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड शुरू में एक छोटे से पॉइंट पर क्या था, एक परमाणु के पॉइंट पर क्या था, स्थित था, जिसका आयतन बहुत ही अत्यधिक सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदुओं का आकस्मिक विस्फोट हो गया। अब चूंकि बहुत ज़्यादा वो क्या था, कंप्रेसराइज में था, अचानक उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और इसी विस्फोट की घटना को महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा जाता है। इस अचानक विस्फोट से पृथ्वी का बिखराव हुआ, पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके लिए नासा ने 2001 में मैप यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। यानी एडविन हब्बल ने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिससे उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार लगातार हो रहा है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडियो शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं नोट्स में कुछ पॉइंट्स है कि नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब MAP का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी रखा गया। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मांडों के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग से में लार्ज हेडरॉन कोलाइजर यानी LHC नामक महाप्रयोग भी सफलतापूर्वक किया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है वैज्ञानिकों द्वारा यह दावा किया गया था कि गॉड पार्टिकल को खोज लिया गया, जबकि बाद में इसे गलत साबित कर दिया। गॉड पार्टिकल क्या होती है? गॉड पार्टिकल को माना जाता है कि वही पार्टिकल है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वही पार्टिकल था जो संकेंद्रण हुआ, जिसमें जो है कि आयतन बहुत छोटा हुआ, तापमान बहुत ज़्यादा हुआ और घनत्व बहुत ज़्यादा होने के बाद उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। वही गॉड पार्टिकल्स है। तो
हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के छिपे रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे वैश्विक यूनिट माना जाता है। सर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। आइए देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित थी। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। यानी ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है, और प्रत्येक गैलेक्सी यानी मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। अगला पॉइंट है मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होता है? तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारों निर्माण प्रक्रिया में शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला यानी आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग क्या है दोस्तों? सर्पिला है। इस मंदाकिनी की सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अगला पॉइंट है कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है दोस्तों ड्वार्फ मंदाकिनी। अगला पॉइंट है निहारिका। निहारिका यानी नेबुला। नेबुला क्या होता है? तो यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं, जहां पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। अगला पॉइंट है निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा किसी विस्फोटक तारों में से बने सुपरनोवा से क्या होता है कि निहारिका बनता है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म होता है और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादल का निर्माण होता है। सुपरनोवा से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि निहारिका के कुछ प्रकार हैं, देख लेते हैं। उत्सर्जन निहारिका, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण के लिए है चील एवं झील निहारिका। दूसरा है परावर्तन निहारिका, यह तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती हैं और ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के लिए है प्लेडियस निहारिका। सॉरी। अगला है श्याम निहारिका। ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक देख नहीं पाते हैं। अगला है दोस्तों ग्रहीय निहारिका। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारों में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। अगला है ओरियन नेबुला, यानी हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में ये विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक अध्याय ब्रह्मांड देखें। यानी अगला हम लोग चैप्टर ब्रह्मांड को देखेंगे। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।